प्रभात, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड की दशा और दिशा पर चर्चा के सबसे बड़े मंच न्यूज 18 के डायमंड स्टेटस समिट में हमारे अगले मेहमान हैं उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो अपनी सदी हुई राजनीति, संतुलित नेतृत्व और संगठन में पकड़ के लिए जाने जाते हैं। हित में कितना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता के हित में किए जा रहे हमारे इस प्रयास को जनता रिवार्ड देगी और निश्चित रूप में हमें अगली बार सरकार में लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बेशक चुनाव है ही विधानसभा के। गणेश जी, इससे पहले का जो आपका कार्यकाल था मात्र 9 महीने का रहा, फिर करण महाराज जी को मौका दिया गया, फिर से वापस आप पर जिम्मेदारी आई, फिर से आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो घूम फिर कर आपके पास ही वापस आकर क्यों आए और क्या रणनीति अब आपकी होगी? वैसे और वो बदलाव भी क्यों किया गया था वो भी वैसे कभी अगर दिल्ली में कॉन्क्लेव होगा तो ये प्रश्न हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए ज्यादा सुटेबल है बजाय मेरे जवाब देने के। पर कारण तो लेकिन फिर भी जो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियां, हमारी पार्टी है चाहे कोई दूसरी पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां सभी चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती हैं और यहां पर हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया उसमें सभी चीजों को बैलेंस किया। कुमाऊं से, जैसे हमारा रीजन है गढ़वाल कुमाऊं है, आदरणीय हरीश रावत जी CWC में मेंबर हैं, करण मेहरा जी जो यहां से निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी CWC में स्थान मिला। यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष हैं, मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले हैं। तो गढ़वाल में पार्टी को यह महसूस हुआ कि यहां पर भी संतुलन करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो अध्यक्ष और उसके साथ साथ कैंपेन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी, जो महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं चुनाव के दृष्टिगत, वो दोनों यहां डॉक्टर हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह जी को दिया, तो बैलेंस किया। एक संतुलित, जिस प्रकार से गाड़ी चलने के लिए चारों टायर मजबूत होने चाहिए, हवा बराबर होनी चाहिए, तो हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने वो सब किया और तब जाके पूरी टीम को चुनाव के लिए तैयार किया है कि आप आगे चुनाव में जाएं। तो अच्छा, आपको जो ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बारे में आपने बोला सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, मुझे लगता है हरीश रावत जी की बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया, यानी कि जो उन्होंने बात कही थी ब्राह्मण एक नेता होना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि उनकी बात का ध्यान रखते हुए आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी? राजनीति में सबके अपने अपने विचार होते हैं। हरीश रावत जी यहीं पर बैठे हैं, अगर आप उनको एक मौका और इसके जवाब के लिए देना चाहते हैं तो अभी भी बुला दीजिए, पर ये उनका विचार है। अब उस विचार पर मैं अपनी राय दूं, ये जबकि वो सामने है और आप उनको पूछ सकते हैं, तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको उन्हीं से पूछना चाहिए था। पर फिर भी अगर आपने ये कहा तो हरीश रावत जी ने ये जो कहा था ये राज्य के नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था। हमारे यहाँ संगठन सृजन के तहत विभिन्न स्तरों पर संगठन को मजबूत करने के लिए चयन प्रक्रिया जारी थी, उस दौरान उन्होंने कहा था और उनके उस बयान को जहां तक मैं समझा उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। राज्य में मैंने कहा ना कि राजनीतिक पार्टियां संतुलन बनाए रखने के लिए सभी कुछ करती हैं। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं और ठाकुर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल से महेंद्र भट्ट जी को, जबकि मैं ये समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम बहसें थी कि बदलना चाहिए, लेकिन उस बैलेंस को नहीं बिगाड़ सकते थे, तो उनको दोबारा मौका दिया। तो राजनीतिक पार्टियां ये अपने हिसाब से करती है। हमारी पार्टी ने भी बेहतरी के लिए किया है, वो लोग भी बेहतरी के लिए करते होंगे। अच्छा, बहुत सारी प्राथमिकताएं आपने यहाँ पर गिनाई भी, पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी वो भी आपने बताया। विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस का प्रदर्शन और राज्य में जिस तरीके से रहा है उससे हर कोई यही कह रहा है कि एक सबक लेने की जरूरत है कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस को। उत्तराखंड में आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी अलग अलग गुट बने हुए हैं, हरक सिंह रावत जी का एक अलग गुट है, इसके अलावा महाराज जी भी अब थोड़े से वो अलग गुट में आ गए। आपने कहा ना 4 पहिए एक जैसे ही होने चाहिए, अब ये एक जैसे चुनाव तक कैसे हो पाएंगे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई गुट है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और आपका जो बार बार ये प्रश्न है कि चुनाव में कैसे हम फतेह पाएंगे, मैं अभी देख रहा था, मैं तब आया जब खेल मंत्री यहां बैठी थी। अगर आप एक मौका, मतलब मेरे सामने भी दीजिए आप मौका, कोई भी आखिरी में 2-3 प्रश्न मुझसे पूछ सकता है, कड़वे से कड़वे। ऐसे उनके समय अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उनसे ये पूछता कि आप राष्ट्रीय खेलों का तमगा लेके घूम रही हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने आपके खेल डायरेक्टर को सस्पेंड किया इसलिए कि उसमें यह पता चला कि सरकार और सरकार के अधिकारी मेडल फिक्सिंग में लगे हुए थे।
अच्छा, मैं ये पूछता हूं उनसे, आप कहें कैसे वापस आओगे, आप सत्ता में कैसे आओगे? हम सत्ता में इसलिए वापस आएंगे, देखिए आप लोगों की हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आते हुए देखा कि यहाँ पे लोगो जो लगे ना उत्तराखंड सरकार का और रिलायंस का, उसके बावजूद हमें यहाँ जगह मिली है। अभी तो विपक्ष की आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको मौका दिया है। लेकिन जी, मेरा अधिकार है कि मैं अपना जवाब दूं। सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है, अब आपका मौका है, आप खुलकर जवाब बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि पूछा जाना चाहिए उनसे कि इस प्रदेश के तमगों को तक आपने, मेडलों को तक आपने जो है सेटिंग करके बेचने का काम किया, कैसे तुमको दोबारा यहाँ की जनता लाएगी? आपने खेल के विकास की बात कर रहे हैं, क्या खेल का? राष्ट्रीय खेलों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पहाड़ की जनता पहले 5-5 साल के लिए मौका देती थी। जब आपका वक्त था तब भी पलायन और रोजगार, बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ गई? पलायन भी बढ़ गया, बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो उस वक्त आपको नहीं लगता कि 5 साल जो मिले थे उनका सही तरीके से कांग्रेस नहीं उपयोग कर पाई, तभी दोबारा से सरकार बनी? देखिए, मैं प्रदेश की जनता से एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से थिन मेजोरिटी हमें मिली, हमने उसमें 5 साल निकाले, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सफलता थी उस थिन मेजोरिटी में। आपको पता है, पैसे के बल पे सरकार गिराई गई। जो मंत्री यहां जवाब दे रही थी, वो मंत्री जिस दिन विधानसभा में गिना जाना था कि भाई कितने वोट किसके साथ हैं, कितने विधायक किस दल के साथ हैं, उसके अगले शाम तक तो वो हमारे साथ थी, और अगले दिन विधानसभा में जाने के समय उसने पाला बदल दिया। रातों रात ऐसा क्या बदलाव हुआ? कल तक तो कस्में खा रही थी कि मैं तो कांग्रेस की मतलब कांग्रेस के लिए मैं बिल्कुल निष्ठावान हूं, मैं कसम खाती हूं, ये है सो है, 50 बातें थी। और सुबह सुबह क्या हुआ? तो निश्चित रूप में वो पैसे की ताकत थी कि जिसने अगले सुबह जो है जुबान बदल दी। तो हमने ऐसी स्थितियों में सरकार चलाई, और उसके बावजूद अगर कोई श्वेत पत्र जारी करे, कोई तटस्थ आयोग बनना चाहिए इस प्रदेश में इन बातों के लिए। हम मांग करते हैं कि हमने ज्यादा किया, हम बताते हैं कि हमने ज्यादा किया, बीजेपी बताती उन्होंने ज्यादा किया। अब इसके लिए तो एक आयोग बनना चाहिए कि जो सच्चाई के साथ बताए कि वाकई किस सरकार ने ज्यादा किया। हमने कोई ऐसा आरोप नहीं लगा हमारी सरकार पे कि हमने नौकरियों को बेचने का काम तो फिर किया। आप हारे क्यों? फिर बीजेपी कैसे? ठीक है, देखिए हार जीत इसका कारण भी तो होगा ना, जनता ने क्या देखा आपके अंदर ऐसा कि आपको इस बार मौका नहीं मैं दिया? तो स्पष्ट रूप से ये जानता हूं कि हम झूठ के सामने हारे, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सामने हारे। झूठ के सामने? झूठ के सामने। कोई बता दे, कोई व्यक्ति बता दे, सार्वजनिक रूप से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कोई व्यक्ति ये बता दे कि कांग्रेस के किसी नेता ने, हरीश रावत जी को बदनाम किया गया, हमारे अन्य नेताओं को बदनाम किया गया, मुझे बदनाम किया गया कि हम कह रहे हैं कि साहब एक धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई व्यक्ति अगर गारंटी के साथ इस बात को कह दे कि हमने, किसी ने कहा या लिख के कुछ ऐसा किया, तो मैं गणेश गोदियाल आपके मंच के सामने, इस कैमरे के सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और उसके बाद कितने बड़े शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, हम अलग पार्टी में है, अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे भी है ना। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक झूठ को अपने मुंह से बोले। और उसके बाद मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वही चीज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। और गणेश जी, एक सवाल, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप मुझे 2027 के, बहुत कॉन्फिडेंट लग